नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का मैं द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लेक्चरर की जो पोस्ट आने वाली है उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्री का जीएस में, जनरल स्टडीज के पोर्शन में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। टोटल 35 में से हमें 7 से 8 क्वेश्चंस हिस्ट्री वाले पोर्शन से देखने के लिए मिलते हैं। तो आज इसी के रिगार्डिंग हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, जिसे हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। नाम क्यों पड़े वो एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग हम समय से करते हैं कि किस टाइम पीरियड में शुरू हुई थी, किस टाइम पीरियड में ये खत्म हुई थी। इसके बारे में जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार हैं, उनके अपने अपने अलग अलग मत हैं। लेकिन हमने कुछ टाइम पीरियड देखे हैं जो अलग अलग वजह से, अलग अलग रीजन से दिए गए। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं कि जो कार्बन डेटिंग होती है C14, उसने जो एज बताई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसने कहा है कि ये शायद 2350 से शुरू हुई है और 1750 ईसा पूर्व BC में क्या हुई है, खत्म हो गई है। आप सभी लोग देखेंगे BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, जिसे कहते हैं हम ईसा पूर्व। AD होता है नो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अब आजकल आप किताबों में BC की जगह BCE देख रहे होंगे और AD की जगह CE देख रहे होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इस CE का मतलब है कॉमन एरा। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को इन्होंने कॉमन एरा कहा है और जो पहले का समय है उसको कहा है बिफोर कॉमन एरा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी होती है, हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है इसमें। ठीक है, तो जो कार्बन डेटिंग है उसके अनुसार जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में बताया गया है। ठीक है, लेकिन एक महाशय हुए हमारे पास जॉन मार्शल, इन्होंने 1991 में कहा कि इतना कम टाइम पीरियड नहीं हो सकता और ये टाइम फिक्स नहीं है, सही नहीं लग रहा है। तो इन्होंने बताया कि प्रोबेबली जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही होगी उसका जो समय रहा होगा वो रहा होगा 3260 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, ये भी सही बात है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे पास। तीसरा, अब हमें सही क्या देखना है? हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए तो हम सही किसे मानेंगे? बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट साइट पर हो या गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड किसी भी बुक में या साइट पे हमें मिल जाए वो हम सही मान लेते हैं। ठीक है, तो NCERT उनमें से एक है। तो NCERTs में जो मेंशन है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड नोटिस किया है, मेंशन किया है। तो हम अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें, अगर प्रश्न पूछता है अलग से कि कार्बन डेटिंग के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय कालक्रम क्या निर्धारित किया गया है, तब हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग पूछता है तो आंसर ये आ जाएगा। और अगर सिर्फ पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय क्या है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व, 2500 BC से 1800 BC के मध्य जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो चल रही थी। उस समय पर सिंधु घाटी की सभ्यता एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है, अब नाम पे बात आती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों? सिंधु घाटी की सभ्यता नाम से हमें पता चल रहा है सिंधु नदी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो इसीलिए सिंधु नदी की वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको। हड़प्पा सिविलाइजेशन कहने के पीछे जो कारण है वो ये है कि इसका जो केंद्र था, एपिसेंटर था, वो क्या था? हड़प्पा था। हड़प्पा एक साइड थी जो प्रॉपर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जितने में फैली हुई है उसका जो केंद्र था वो कौन था? हड़प्पा सिटी थी, हड़प्पा साइड थी, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर प्रश्न आप लोगों को कैसे पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है? तो प्रश्न ऐसा है कि सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन ने 1826 में, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा की जानकारी दी। इस जानकारी पे क्वेश्चन बन सकता है
कि सर्वप्रथम हड़प्पा सिविलाइजेशन की जानकारी, इंफॉर्मेशन किसने दी, और दूसरा आता है उत्खनन, एक्सकेवेशन। ठीक है, तो एक्सकेवेशन सर्वप्रथम किसने किया और जानकारी किसने दी, अच्छा खासा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। बस वही चीज है कि सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन ने 1826 में इस हड़प्पा की जानकारी दे दी थी कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन है, एक साइट है जहां पर हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चल सकता है। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, किसकी अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सर्वप्रथम एक्सकेवेशन, उत्खनन शुरू किया। और किसके निर्देशन में, 1921 में दयाराम साहनी, इनका नाम हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वप्रथम कब इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी साइट पर उत्खनन शुरू किया, एक्सकेवेशन शुरू किया, तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास कब, 21। उस समय पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल थे। ठीक है, और सर्वप्रथम किसने उत्खनन किया, तो किसने किया, दयाराम साहनी जी ने उत्खनन, एक्सकेवेशन करवाया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने जैसे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी, वो अकेले नहीं चल रही थी, उसके साथ साथ बहुत सारी सिविलाइजेशन आजू बाजू अगल बगल चल रही थी। तो वही कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस कौन कौन सी हमारे पास, मैंने आपको परसों भी बताया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम अगर व्यापार देखेंगे तो हमारा व्यापार इन सभ्यताओं के साथ मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है ये हम आगे देखते हैं, लेकिन हमें अभी ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि हमारे जिस समय पर सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी, उस समय पर केवल सिंधु घाटी की सभ्यता ही नहीं चल रही थी, साथ साथ बहुत सारे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस भी चल रही थी, जिनमें से पहली है मिस्र की सभ्यता, एक है मेसोपोटामिया, और थर्ड वन इज सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, तो ये सभ्यताएं हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें ऐसा यूनिक क्या था, उसकी स्पेशलिटी क्या थी, विशेषताएं क्या थी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया विशेषता है उस समय की, वो है अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, नगरीय सभ्यता। ये फर्स्ट नगरीय सभ्यता थी, अर्थात जहां पर हमें यह प्रमाण मिलता है कि उस टाइम के लोग सिटी किसे कहेंगे ये हम फिर आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उस समय के लोग सिटी में रहते थे। अब किसे सिटी कहा गया डिस्कस करते हैं आगे। ब्रॉन्ज एज, कांस्य सभ्यता, यह भी प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम कांस्य सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, ब्रॉन्ज एज किस टाइम पीरियड को कहते हैं, या फिर ब्रॉन्ज एज किस सभ्यता को कहा जाता है, किस सिविलाइजेशन को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखने लायक बात है कि ये पहली नगरीय सभ्यता थी, पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास कि अगर कोई भी सभ्यता है तो वो कहां तक फैली हुई है, उसका जो क्षेत्र है वो कितना एक्सटेंडेड है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आगे भी पूछे जाए, क्योंकि सब लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्या ही पूछ लेगा, कितना ही पूछ लेगा, लेकिन ये सबसे बढ़िया सेक्टर होता है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो देखते हैं हम नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हमारे पास मांडा आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो सबसे नॉर्दर्न साइड हो गई हमारे पास मांडा, जो कि है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद सदर्न पॉइंट देखें, साउथ ईस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, दैमाबाद, जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है हमारे पास, महाराष्ट्र में। ईस्टर्न पॉइंट की बात करें हम तो आलमगीरपुर, उस समय तक जो ईस्टर्न पॉइंट है उसका फैलाव ईस्ट में कहां तक था, यूपी, आलमगीरपुर तक फैलाव था। और वेस्ट में इसका कहां तक फैलाव था, बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सूत का गेंडोर, तो सूत का गेंडोर तक क्या था, इसका एक्सटेंशन था। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की टोटल हमको 1500 साइट्स मिली है। ठीक है, 1500 साइट्स मिली है हमें,
जहां पर हमें अलग अलग चीज देखने के लिए मिली। कहीं पर R37 ग्रेवयार्ड मिली है, हमें कब्रगाह कहते हैं जिसको हम। कहीं पर हमें मृतकों का टीला मिला, कहीं पर हमें ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स मिला। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अलग अलग साइट से मिली है और इम्पोर्टेंट है। और ये जो साइट्स हैं, टोटल 1500 साइट्स हैं, ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, फैली हुई है। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसका ज्योग्राफिकली एक्सटेंट कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो कितना है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, ये प्रॉपरली फैली हुई है। कितनी साइट्स है, टोटल हमारे पास है 1500 साइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हम कुछ जगह देखते हैं, हमारे पास कितने स्टेट है, क्योंकि 1921 तक भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो इसीलिए जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो कुछ साइट्स पाकिस्तान के क्षेत्र में रही, कुछ साइट्स इंडिया में है। तो इंडिया के और पाकिस्तान के कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये साइट्स फैली हुई है। ठीक है, तो पाकिस्तान में देखते हैं हम, पहला है पंजाब। पंजाब पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान, केवल 3 ऐसे प्रांत हैं, 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट फैली हुई है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब भारत में हमने सबसे टॉप देख लिया जम्मू कश्मीर, ठीक, सबसे नॉर्थ देख लिया, सबसे साउथ देख लिया महाराष्ट्र, गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में है और राजस्थान में है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां से प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र में या फिर कौन से स्टेट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है। यहां पर आपके पास उत्तराखंड दे देगा, उत्तराखंड डाल देगा ऑप्शन में, तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि यार यूपी में तो है, हो सकता है यहां पर भी हो, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास है वो अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कोई भी चीज क्लियरली नहीं बताई गई है तो कंफ्यूज होने के चांसेस बनते हैं। तो हमें क्लियरली ध्यान हो, पाकिस्तान में हमारे पास 3 स्टेट है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। इंडिया में हमारे पास जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, 7 स्टेट हैं टोटल जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो क्या है, फैली हुई। ठीक है, क्लियर, सिंपल ये क्वेश्चन बनता है इस वाले सेक्टर से, इस वाले पोर्शन से। ठीक, अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल और उनका उत्खनन किसने कराया, वहां पर हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट मिली है जो पेपर में आती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रमुख स्थल है हमारे पास हड़प्पा, आज की डेट में है पाकिस्तान में। 1921 में सर्वप्रथम इसका उत्खनन एक्सकेवेशन कराया गया था दयाराम साहनी जी ने, जो हमने देखा सबसे पहले। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या मिला, यहां पर मिला हमको R37 कब्रगाह थी, कब्रिस्तान था, ग्रेव यार्ड। ठीक है, यहां पर हमें 37 कब्रें मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मिला हमको मोहनजोदड़ो, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। ठीक है, यहां इसका उत्खनन 1922 में, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि 1921 में किया गया था, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेस के अनुसार 1922 में ही राखलदास बनर्जी ने कराया था। वहां पर हमें एक मृतकों का टीला, इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि यहां पर एक मृतकों का टीला था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में कुछ और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा बिग बाथ कॉम्प्लेक्स। एक हमें बाथ टब जैसा मिला है, बाथ टब मतलब स्विमिंग पूल जैसा। ठीक है, जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है उसको हमने बिग बाथ कॉम्प्लेक्स कहा है, स्नानागार कहते थे उसको। ठीक है, तो ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर हमें मिली है सील, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि मोहन मिली है, कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, कौन सी शिव है, कौन सी सील है, पशुपतिनाथ कहते हैं उसको, कि उस पर पशुपतिनाथ गुदा हुआ है, छपा हुआ है। ठीक है, अब पशुपतिनाथ अर्थात आदि शिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, इसको हम धार्मिक व्यवस्था से भी जोड़ेंगे, रिलीजियस पॉइंट से भी हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पे कुछ जानवर मिले हैं, यहां पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या बन सकता है, 2 डियर, 2 हिरन मिले हैं और 4 अलग जानवर मिले हैं। ठीक है, दो डियर और 4 अलग जानवर क्या है, बर्ड, BERT। याद करने का तरीका है, जिसमें पहला है B बफेलो, E एलिफेंट, R राइनो, T टाइगर, बाघ। ये 4 जानवर मिले हैं, साथ साथ 2 डियर मिले। ठीक है, तो अब प्रश्न अगर पूछा गया कि हमारे पास टाइप ऑफ एनिमल, हमारे पास पशुपतिनाथ की जो मोहर है उस पर कितने प्रकार के जानवर मिले हैं, आप साफ सुनिए, कितने प्रकार के जानवर मिले हैं हमको, तो 1 2 3 4 और 1 डियर,
5 प्रकार के जानवर मिले हैं। और अगर पूछे कि टोटल कितने जानवर मिले हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 कितने जानवर मिले हैं? 6 जानवर मिले। ठीक है, तो यहां से एक एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास लोथल। लोथल फेमस है हमारे बंदरगाह के लिए। यहां पर हमें मिला है क्या? डॉकयार्ड। अब मैंने आप लोगों को बताया मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता है, हमारे इजिप्ट के साथ व्यापार होता है, मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार होता है, तो कैसे होगा? बंदरगाह, थ्रू शिप हमारा क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है, तो इसीलिए बंदरगाह मिला हमें लोथल में। इसको 1955 में SS राव जी ने एक्सकेवेशन कराया। इसका उत्खनन 1955 में SS राव जी ने कराया था। ठीक है, फिर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगा, जो कि है राजस्थान में। इसका जो उत्खनन है वो 2 बार हुआ। ठीक है, पहली बार 1960-61 में बीबी लाल जी ने कराया था, और दूसरी बार फिर 1969 से 1970 तक के थापा जी ने इसका एक्सकेवेशन कराया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास नगरीय योजना, जिसके तहत हमने इस पूरी क्लास को सम अप करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कहा हमने अर्बन सिविलाइजेशन। अब अर्बन सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? कोई भी चीज अगर व्यवस्था में हो, जनरल बात कर रहा हूं मैं, कि कोई चीज अगर व्यवस्थित हो तो कहते हैं हम कि हाँ नगरीय सभ्यता है, नगर है, ये एक सिटी है, हर चीज अपने आप में स्मार्ट सिटी है, प्लान सिटी है। ठीक है, गांव में हम देखते हैं, जियोग्राफिकली भी देखें तो गांव में कहीं पर पर्वत पठार वाला सिस्टम होता है, कहीं पर प्लेन ग्राउंड होता है। ठीक है, एक ये भी जियोग्राफिकल फैक्टर को भी हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, यहां पर क्या बना हुआ था? 2 टाउन बने हुए थे, अपर टाउन बना हुआ था, एक लोअर टाउन बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर रहते कौन है ये एक अलग कंसर्न है, एक अलग टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम नगरीय सभ्यता के अंतर्गत ध्यान देंगे कि एक अपर टाउन बना हुआ था, एक लोअर टाउन बना हुआ था। ठीक है, समझ गए हम। ठीक, हमें जो बिल्डिंग्स मिली है, हम गाँव में देखते हैं कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग्स बनी हुई नहीं मिलती है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत बढ़िया बनी हुई थी। जैसे हमारे पास ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स देखिए हमने मोहनजोदारो। ठीक है, यहाँ पर ग्रेनरीज थी, अन्नागार थे, जहां पर एक्सेसिव जो हमारे पास सरप्लस में जो अनाज होता था उसे हम क्या करते थे? वहां पर रखते थे। ठीक है, घरों के बीच फिक्स दूरी थी। अब देखिए बहुत सिस्टमैटिक प्लान वे में बना हुआ था, घरों के बीच, 2 घरों के बीच फिक्स गैप था, फिक्स डिस्टेंस थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमने देखा। क्यों हम इसको अर्बन सिविलाइजेशन कह रहे हैं, ये उसके कारण है। ठीक, रोड 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी आपस में। ठीक, 3 टाइप की रोड होती थी। एक होती थी मेन रोड, जिसकी डिस्टेंस होती थी 9 मीटर चौड़ाई होती थी उसकी। ठीक है, दूसरी होती थी हमारे पास ऑक्सिलरी रोड, जिसकी चौड़ाई होती थी 3 मीटर, और तीसरी होती थी हमारे पास स्ट्रीट रोड, जिसकी चौड़ाई होती थी 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान किया हुआ था, सभी रोड आपस में 90 डिग्री के एंगल पे क्या होती थी? कटती थी। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब ड्रेनेज सिस्टम, आज की डेट में भी देखते हैं हम, ड्रेनेज एक बहुत बड़ा क्या है? मैटर ऑफ कंसर्न है कि ये भी निकासी हो तो कहाँ हो। तो इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम कैसे प्लान किया था कि घर की पीछे की तरफ से एक पाइपलाइन आती थी, और सब घरों से एक ही यूनिट, एक मेन पाइपलाइन में क्या होता था? ड्रेनेज कलेक्ट होता था, और कहीं सिटी से बाहर खुले मैदान में क्या होता था? खाली होता था, वहां जाता था। ठीक है, तो इन चीजों से हमको ये पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो आज हमने सिंधु घाटी की सभ्यता, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो। अगर आप इसी चीज के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग संपर्क करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप देहरादून में हैं तो आप डायरेक्टली ऑफलाइन इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपको इस लेक्चरर के एग्जाम के बारे में अगर डिटेल्स चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए। अगर जो लोग देहरादून में नहीं है, देहरादून से दूर है, वो अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो आप अगर चाहें तो इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो नीचे नंबर लगे हैं जो बार बार स्क्रॉल हो रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।